तो चलिए पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे फो हैं, है ना। डेफिनेशन आपने जो टाइटल देखा है चैप्टर का उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले उसका फ्रेंडली बिहेवियर देखते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है और सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डेली लाइफ के अंदर, है ना। बहुत सारा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चल पढ़ते हैं। सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल। मैंने पहले ही बोला कि कुछ तो बेनिफिट्स भी देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी है। किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं, है ना। हमें कर्ड देते हैं मिल्क से, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें पोलियो, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां दे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहले फ्रेंडली बिहेवियर किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एक मित्र के तौर पर। तो सबसे पहला काम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो है मेकिंग कर्ड। यहाँ तक कि जो आप दही खाते हैं वो भी किसका नतीजा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सो द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो जो मिल्क आपने रात में मिल्क में थोड़ा सा दही डाल के रखा और सुबह देखा वो जम चुका है, वो किसका नतीजा है? वो किसका कारण है? बैक्टीरिया का। तो यहाँ से हुआ हमें क्लियर कि बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद भी है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में फॉर्म करता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ तक कि आपका हाई लेवल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जरूर से ध्यान में बिठा लें कि जो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया कर्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर आएगा लैक्टोबैसिलस। और इस चैप्टर के एंड में हम 10 से 15 MCQ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। की पॉइंट्स जो इस चैप्टर में निकलेंगे वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो लास्ट पार्ट जरूर देखना, ठीक है। और अगर अभी तक आपने टाइप्स के बारे में नहीं पता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं। सो कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। लिटिल कर्ड इज मिक्सड विद वार्म मिल्क एंड लेफ्ट फॉर 8 to 10 आवर। लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो कैसे बनती है? जो थोड़ी सी, जिसको हम हमारी भाषा में झाग बोल देते हैं, है ना, कि दूध को झाग लगाया जाता है। तो जो झाग क्या है? वो लिटिल कर्ड, थोड़ा सा ही कर्ड का हम पार्ट ले लेते हैं, उसको वार्म मिल्क में डाल देते हैं। गर्म मिल्क में डाला तो क्या कर देते हैं? फिर लेफ्ट कर देते हैं 8 to 10 आवर्स के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी जब दही जमाती है तो वो किस तरह जमाती है? वो दूध को रात को गर्म कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं, दही डाल देते हैं और सुबह तक वो सेट हो जाती है। तो वो होती क्यों है? क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस उसमें जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ओवर द नाइट मिल्क के अंदर और कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दूसरा काम क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखो काम बहुत सारे हैं लेकिन हम थोड़ा डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए फिर दूसरा काम है वो क्या है? इंक्रीजिंग सोल फर्टिलिटी। अब सोल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं? हमने जब पिछले पार्ट में जब पढ़ा तो मैंने एक बात बताई थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। तो राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया। राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया है। इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एनरिच द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होती है जानते हो ना? फर्टिलिटी यानी कि उर्वरक क्षमता, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो उसका मतलब उर्वरक क्षमता, उपजाऊ शक्ति जिसको हम बोल देते हैं, वो जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी है, उसको बढ़ा देते हैं। कौन? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। वो करता क्या है? बाय रिलीजिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रिलीज करता रहता है। जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगी उतना ही क्या होगा? प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसका बेनिफिट देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट निकल के आता है क्लीनिंग एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा एक कोई भी डेड एनिमल है, मरा पड़ा है सड़क किनारे, वो कुछ टाइम बाद 15 से 20 दिन, महीने बाद वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर वो गायब कैसे हुआ?
वो वहाँ से गया कैसे? वहाँ पे आपको 15 से 20 दिन बाद उसके सिर्फ जो कंकाल है वही देखने को मिलेगा, है ना? तो वो गया कहाँ? तो वो भी किसने खत्म किया वहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो क्लीनिंग एनवायरनमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा पत्ते जो होते हैं उनसे खाद बनाई जाती है। वो खाद बनाने का काम भी कौन करता है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। ठीक है, वो उनको डिकम्पोज करते रहते हैं। ठीक है, सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और क्या कर देते हैं? एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सब्सटेंस विच मिक्स अप विद द सोल एंड अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द ग्रोथ, और वो एक खाद बन जाते हैं। ठीक है, वो फिर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, सोल में मिक्स हो जाते हैं, और फिर से वो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। तो देखो क्या इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है गॉड ने, कि इतने छोटे बैक्टीरियाज, इतने छोटे फंगाई बना दी कि जो क्या करती है, खुद से ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डीकम्पोज कर देती है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, प्लास्टिक वगैरह बनने लगी है, ये डीकम्पोज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। करते हैं इसको भी डीकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं कर पाते। उसको हजारों साल, सैकड़ों साल लग जाते हैं कन्वर्ट होने में। तो प्लांट्स देखे होंगे आपने, आप प्लांट्स को उखाड़ के फेंक दो, रख दो, तो कुछ देर दिनों बाद क्या हो जाएगा, वो वहाँ से वो सूखना शुरू हो जाएगा। सूखने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर देंगे, मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो सोल में मिक्स हो जाता है, और फर्दर प्लांट्स उनको क्या कर लेते हैं, उनमें से जो फर्टिलिटी को बढ़ा के और प्लांट्स यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये भी एनवायरनमेंट क्लीनिंग से ही रिलेटेड टर्म है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है समझते हो ना? पोषक तत्व जो हमें चाहिए, जो प्लांट्स को चाहिए ग्रोथ करने के लिए, जो हमें चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिसाइकलिंग के लिए उसकी हेल्पफुल करते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इन एडिशन ऑफ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के साथ साथ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब रिसाइकलिंग कैसे होगी, सोचो थोड़ा। देखो, जो अभी मान लो कोई प्लांट है, वो डेड हो चुका है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट हैं। जो प्लांट डेड हुआ या जो एनिमल डेड हुआ, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज करने से वो सोल में मिक्सअप हो जाते हैं, और फिर से वो न्यूट्रिएंट्स कौन ले लेता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डेड हो चुकी वो तो हो चुकी, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उनको खाते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि कोई एनिमल डेड हो जाता है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो उनको ईट करते हैं। ईट करने से क्या होता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस तरह से रिसाइकलिंग हो जाती है किसकी? जो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर है? तो इन नेचर विच कैन बी यूज एज फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स उनको एज अ फूड की तरह यूज कर लेते हैं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर लास्ट पढ़ेंगे हम फिफ्थ पॉइंट। अगर ये भी आप कर लेते हैं तो आराम से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, तो इजीली आप कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो मेकिंग ब्रेड। ब्रेड सबसे मोस्ट पॉपुलर है ना, ब्रेड तो खाते ही होंगे आप, सुबह ब्रेड खाते हो, ठीक है, या केक खाते हो, उसमें जो ब्रेड डलता है वो भी किसके कारण बना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो अगर बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, अगर ये ना होते तो क्या होता, हम ब्रेड ना खा पाते। लेकिन ये किसके कारण पॉसिबल हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो जो यीस्ट, यीस्ट देखा ना, सुना आपने यीस्ट के बारे में? खमीर, वो एक तरह की फंगी होती है। ठीक है, वाइट वाइट पाउडर सा होता है, वो मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, ताकि हम आसानी से उसको टेस्टी फूड को खा सकें। तो होता क्या है एक्चुअली इसमें, चलिए आज हम जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, ब्रेड कैसे बनता है। ठीक है, तो यीस्ट दैट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक। यीस्ट होता है, वो क्या होती है, फंगी होती है, और फंगाई क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो किसको प्रिपेयर करता है? ब्रेड और केक बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस CO2। CO2 क्या होती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो गैस रिलीज करते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक्स में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास बात है कि वो बबल्स क्रिएट करती है। देखा होगा ना कोक की बोतल में,
ऊपर बबल्स दिखाई देते हैं, वो गैस होती है कौन सी, CO2। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हेन यीस्ट इज एडिंग टू डो, है ना, जब गूंथे हुए आटे के अंदर यीस्ट को ऐड कर दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द डो राइजेज बिकॉज द डो सेल्स ऑफ यीस्ट रिप्रोड्यूसेस एंड रिलीज CO2 गैस विच फिल इन द डो। क्या मतलब हुआ इसका कि होता क्या है कि हम आटे गूंथे हुए आटे में डो के अंदर यीस्ट को मिला देते हैं। यीस्ट एक तरह की फंगी है जो क्या करती है, डो में मिक्स होने के बाद उसको फुला देती है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन वेरी फास्ट होती है, एक ईस्ट से 2 बने, 3 बने, 4, ऐसे मिलियंस बनते रहते हैं। जब बनेंगे तो उनको जगह चाहिए होगी, तो जगह चाहिए होगी तो वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ फैलेंगे। तो फैलने से क्या होगा, वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो फंगी होती है ना, वो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा दिन की ब्रेड नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें फंगी आ जाती है और फंगी क्या करती है, कार्बन डाई गैस रिलीज करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि हम तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, तो वो क्या होती है, फिल हो जाती है, वो उसमें आपके डो में ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप होने के कारण वो क्या करती है, उसको फुला देती है। तो इस तरह से वो डो तैयार होता है। तो इस तरह से उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो यीस्ट इज यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। तो पेस्ट्रीज, ब्रेड, केक, इन सभी के बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यीस्ट का। तो क्वेश्चन आए पेपर में, तो ब्रेड बनाने के लिए किसका यूज होता है, तो किसका यूज होता है, यीस्ट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने जान लिया है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो अब बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया है कि यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब हमारे फ्रेंड बन चुके हैं। चलिए अब जानते हैं इनकी दुश्मनी के बारे में, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा अभी तक फ़ायदा कर रहे थे, लेकिन अब ये नुकसान भी करेंगे। इस नुकसान को जानेंगे क्या क्या नुकसान वो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। माइक्रोब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, है ना। अभी हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स कह लो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ही बात है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ हमारे लिए लाभकारी हैं, एंड सम आर हार्मफुल, और कुछ नुकसान भी करते हैं। नुकसान कैसे, कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। जो क्या करते हैं, बीमारियां देते हैं, किसमें, ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स के अंदर। तो आगे बात करते हैं, द डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट आर पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज देते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखोगे। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, MCQ में आपसे पूछ लिया जाता है या वन लाइनर में पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रहेगा ना। द डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। द पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर। पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, हम अभी कोविड के बारे में बात करी। तो कोविड कैसे फैल रहा था, तो कोविड फैल रहा था बाय एयर से। जैसे ही कोई छींकता था तो वो वायरस वाया एयर ट्रेवल करते थे और दूसरे जो हेल्दी पर्सन था उसके अंदर एंटर कर जाते थे। तो कैसे कैसे फैल सकते हैं पैथोजेंस, पैथोजेंस समझते हो ना, डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो द पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वो हवा से आ सकते हैं, वो पानी से आ सकते हैं, वाटर, फूड खाने से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से विद इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, हाथ मिलाने से, एंड कैरिड आउट बाय एनिमल्स, और यहाँ तक कि एनिमल्स भी उनको कैरी कर लेते हैं। जैसे अभी चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, रेबीज होता है, कुत्तों के द्वारा फैलता है। तो ये सब क्या है ये पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जो एंटर करते हैं एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड कैरिड आउट बाय एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए कुछ डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली जो हार्म क्या करते हैं, वो डिसीज क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ तक कि ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में फैलने लग जाए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस लाइक, कुछ ऐसे होते हैं जो इतने फास्टली स्प्रेड होते हैं। जैसे कोविड-19 था, वो इतनी जल्दी से स्प्रेड हो रहा था कि 1 और 2 डेज के आफ्टर जो ह्यूमन बीइंग है वो डेड हो जा रहा था।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कम्युनिकेशनल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं? द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, यानी कि ऐसी डिसीज जो या तो किसी का हम या तो वाटर, कोई पानी पी लेते हैं, या एयर के द्वारा, फूड फूड से, है ना, किसी का कोई फूड पड़ा था ओपन में, उस पर जो इन्फेक्शन फैली हुई थी वो हमने ले लिया तो उससे, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, किसी इन्फेक्टेड जो पहले से ही एक बीमार व्यक्ति था, अगर हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, वहाँ से जो कीटाणु हैं, जो वायरसेस हैं, वो क्या हो जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर। तो उस तरह से जो डिसीज़ होती हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इस एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ में। तो सबसे पहले बात आते हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड चिकन पॉक्स। तो ये कुछ बीमारियां हैं, और अब एक और ऐड कर देता हूँ मैं, कोरोना वायरस। हाँ, ये भी एक तरह की क्या थी, कम्युनिकेबल डिसीज थी। ठीक है, तो समझ में आ गया कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, जो एक हेल्दी पर्सन में जाए, किससे, एक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, वो किसी भी मीडियम से जा सकती है, एयर से, वाटर से, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से, या फिर फूड से। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन डिसीज की बात कर लेते हैं जो मॉस्किटोज वाया मॉस्किटोज फैलती हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया। तो मलेरिया किसके कारण फैलता है? आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि मच्छर के काटने से ये मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ है वो, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है मलेरिया। होता क्या है एक्चुअली, चलिए जानते हैं क्या प्रोसेस होता है, मलेरिया किस तरह से फैलता है, किस तरह से एंटर करता है ह्यूमन बीइंग में। सो द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक है, जो मलेरिया के पैरासाइट को, या कह लो कि मलेरिया के जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, उनको कैरी कर लेती है कौन? फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होती है। सो व्हेन अ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, तो क्या करती है, मान लो किसी पर्सन को मलेरिया हुआ पड़ा है, तो मादा एनाफ्लीज जो होती है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, वो उसको बाइट करेगी, और क्या करेगी, इट सक्स द ब्लड विच कंटेन्स माइक्रोब्स। जो प्लाज्मोडियम के माइक्रोब्स होंगे, वो जो कंटेन होते हैं मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन में, वो उसके ब्लड को सक करेगी। व्हेन दिस इन्फेक्टेड एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन, वही मॉस्किटो जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो वहां से ट्रांसफर हो जाएगा किसका, किसका हो जाएगा, प्लाज्मोडियम का। वो किस में चला जाएगा, इट ट्रांसफर द माइक्रोब्स इनटू द बॉडी, और हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं वो चले जाएंगे। तो इस तरह से मलेरिया है जो स्प्रेड होता है। ठीक है, समझ में आया कैसे, कि एक, मान लो एक अनहेल्दी पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है मलेरिया से, तो मादा एनाफ्लीज क्या करेगी, उसको काटेगी, और बाइट करने के बाद उसमें से उस खून को चूसेगी, और खून को लेके जब वो कैरिड आउट करेगी, तो हेल्दी पर्सन को जब वो फिर से बाइट करेगी खून लेने के लिए, तो वो जो ट्रांसफर होगा किसका, माइक्रोबैक्टीरिया का, ऑर्गेनिज्म का, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाएगा एक हेल्दी पर्सन में, और उसको भी क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो इस तरह से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो मॉस्किटो के कारण बीमारी फैलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मलेरिया के बारे में हमने जाना। दूसरी जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज़ जो देखने को मिलती है, जो सबसे ज़्यादा डिसीज़ आती है, वो होती है डेंगू, जो मॉस्किटो के कारण फैलती है। इतनी डेंजरस है कि ह्यूमन के जो सेल्स हैं उनको एकदम से ड्रॉप कर देती है, और प्लेटलेट्स को डाउन कर देती है, और व्यक्ति मर जाता है। तो ये भी किसके कारण होता है, तो होता है क्या इसमें, द फीमेल एडीज मॉस्किटो कैरीज द माइक्रोब्स ऑफ डेंगू। ठीक है, डेंगू के माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन कैरी करता है यहाँ पे, फीमेल एडीज मॉस्किटो। वहाँ पे कौन था, फीमेल एनाफ्लीज, यहाँ पे कौन है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो फीमेल जो एडीज मॉस्किटो है वो कैरी करती है माइक्रोब्स ऑफ डेंगू के। डेंगू इज कोज्ड बाय अ वायरस। तो डेंगू किसके कारण होता है, एक
वायरस के कारण होता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भी? वायरस। अभी बताया था ना कि जो वायरस है वो बहुत ही डेंजरस होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में होने वाली डिसीज जो किसके कारण होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो सबसे पहली जो है द फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, जो मुंह की और पैरों की बीमारी है जिसको हम हिंदी में खुरपा का कुछ ऐसा रोग बोल देते हैं जो जानवरों में होता है, ठीक है, कैटल्स में होता है। तो वो किसके कारण होता है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, वायरस के कारण। ठीक है, फिर है एंथ्रोक्स इज अ डेंजरस डिसीज ऑफ एनिमल कोजिंग बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, देखो वही बैक्टीरिया है ये जो हमें फायदा पहुंचा रहा था कर्ड को मेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? एंथ्रोक्स नामक बीमारी है जो वो किसके कारण हो जाती है? बैक्टीरिया के कारण। किस में होती है? बेसिकली एनिमल्स में होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में भी होती है। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में डिजीज होती हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो या वो प्लांट हो। तो प्लांट्स में भी किस तरह की जो बीमारी आ जाती है? तो साइट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर साइट्रस कैंकर नाम की एक बीमारी आ जाती है, एक डिजीज आ जाती है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरिया। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिसीज। देखा होगा गेहूं में फंगई लग जाती है, रस्ट आ जाती है उसमें, है ना, वो चिपकी 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 सी गेहूं हो जाती है, काले रंग की गेहूं हो जाती है। तो वो किसके कारण है? वो फंगल डिसीज होती है, फंगाई के कारण होती है वो, रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जंग लगना। फिर आ जाता है द येलो मोसेक डिसीज ऑफ लेडी फिंगर इज कोज बाय वायरस। देखो होगा लेडी फिंगर जो भिंडी होती है, लेडी फिंगर होती है, उसमें येलो येलो कलर्स के डॉट से दिखाई देते हैं, येलो येलो कलर्स के कुछ बीमारी से दिखाई देती है येलो येलो कलर की। तो वो भी किसके कारण होती है? वो भी बीमारी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। पूरे का पूरा वैसे तो वाइड रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर जाएगा, लेकिन आपको अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब कराया जा रहा है। तो हमने जान लिया, पार्ट 1 में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बैक्टीरिया क्या है, एल्गी क्या है, फंगी क्या है। अगर आपने ये वीडियो पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहला पार्ट देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हैं। फिर आज की वीडियो में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे फोए भी हैं हमारे, ठीक है, हमें हार्म भी करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर लेक्चर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी आने वाले जो लेक्चर्स हैं आपके, आने वाली क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं, चैप्टर हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।